वो आपके कमरे की दीवार पर लगा पोस्टर था, आपकी फेवरेट मैगजीन का कवर। एक पूरी जनरेशन के लिए ड्यूरैन ड्यूरैन स्टाइल की डेफिनेशन था। डिजाइनर सूट्स, बेमिसाल हेयर स्टाइल्स और एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज, वो रॉक के हैंडसम लड़के थे। एक ऐसी पॉप फैंटेसी जो इतनी परफेक्ट थी कि लगता था कि किसी लैब में बनाई गई हो। दुनिया के लिए वो परफेक्शन की तस्वीर थे। लेकिन क्या हो अगर ये इमेज एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन हो? कैमरास के सामने की मुस्कुराहटों के पीछे क्या था? दुनिया की सबसे ग्लैमरस बैंड का वोकलिस्ट महीनों के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2 बार डूबते डूबते कैसे बचा? और किस चाइल्डहुड ट्रॉमा ने उनके गिटारिस्ट को एक टाइम बॉम्ब में बदल दिया, जो एक ऐसे जख्म को छुपाने के लिए सब्सटेंसेस का सहारा ले रहा था जो कभी भरा ही नहीं? और फेम के बिल्कुल शिखर पर बैंड 2 पैरेलल प्रोजेक्ट्स में क्यों बट गई? ड्यूरैन ड्यूरैन की कहानी में है लत, जानलेवा हादसे और एक इतनी बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी जिसने उनकी सबसे बड़ी जीत की रात को एक भावुक मोमेंट में बदल दिया। ग्लैमर के पीछे की सच्चाई जानने के लिए मेरे साथ रहिए और जानिए ड्यूरैन ड्यूरैन की ये अविश्वसनीय सर्वाइवल की दास्तान। हर बड़ी कहानी का एक आगाज होता है, लेकिन ड्यूरैन ड्यूरैन की शुरुआत एक सच्ची पजल की तरह थी। 1970s के आखिर में बर्मिंघम में बचपन के दोस्त निक रॉड्स और जॉन टेलर का एक ख्वाब था। डेविड बोवी और रॉक्सी म्यूजिक से इंस्पायर्ड पोस्ट पंक की कटिंग एनर्जी और डिस्को म्यूजिक की एडिक्टिव बीट को महसूस करते हुए वो एक ऐसी बैंड बनाना चाहते थे जो सिर्फ म्यूजिक ना हो बल्कि आर्ट, फैशन और एस्केपिज्म भी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शुरुआत में इस पजल के टुकड़े किसी तरह फिट नहीं हो रहे थे। शुरुआती लाइनअप काफी एक्सपेरिमेंटल थी। उनके दोस्त स्टीफन टिन डफी वोकल्स पर और साइमन कॉली बेस पर थे। वो लोकल क्लब्स में परफॉर्म करते इलेक्ट्रॉनिक ड्रम मशीन के साथ, क्योंकि उनके पास ड्रमर नहीं था। लेकिन ये लाइनअप ज्यादा टिकी नहीं और 1 साल से भी कम वक्त में डफी और कॉली निकल गए। नए मेंबर्स की तलाश शुरू हुई और बैंड एक रिवॉल्विंग डोर बन गई। वोकलिस्ट एंडी विकेट बैंड TVI से आए और आखिरकार उन्हें एक रियल ड्रमर मिला, रॉजर टेलर। इसी दौर में जॉन टेलर ने एक अहम फैसला किया, गिटार छोड़कर बेस पकड़ लिया, ये महसूस करते हुए कि यही इंस्ट्रूमेंट वो वेट और रिदम देगा जो उन्हें चाहिए था। एलन कर्टिस नाम का एक गिटारिस्ट भी कुछ महीनों के लिए आया लेकिन चला गया। गिटारिस्ट की जगह हमेशा के लिए भरने के लिए उन्होंने मेलोडी मेकर मैगजीन में ऐड दिया, जिसका जवाब दिया एंडी टेलर ने, न्यूज कैसल के एक नौजवान ने, जिसमें रॉक एंड रोल की जबरदस्त एनर्जी थी। उसके आने के बाद एक आखिरी टुकड़ा बाकी था। एंडी विकेट के जाने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज थी एक परमानेंट वोकलिस्ट ढूंढना। कई सिंगर्स आए और गए, तब रम रनर नाइट क्लब की एक वेट्रेस थी जहां बैंड रेगुलरली परफॉर्म करती थी। अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम उसने सजेस्ट किया। वो एक थिएटर स्टूडेंट था जिसकी आवाज पावरफुल थी और डॉग डेज नाम के एक पंक बैंड का एक्सपीरियंस भी था। उसका नाम था साइमन ली बॉन। साइमन ने बताया कि वो 1980 की शुरुआत में रम रनर में ऑडिशन देने गुलाबी लेपर्ड प्रिंट पैंट्स पहनकर पहुंचे थे और सबसे जरूरी बात, साथ में ले गए थे एक नोटबुक जो कि भरी हुई थी उनकी लिखी हुई पोइट्री से। वो सिलेक्ट हो गए और उस नोटबुक की बहुत सारी पोएम्स बैंड के शुरुआती हिट सॉन्ग्स की लिरिक्स बन गई। बैंड ने नाम रखा ड्यूरैन ड्यूरैन। 1968 की कल्ट साई-फाई फिल्म बारबरेला के विलेन डॉक्टर ड्यूरैन ड्यूरैन से इंस्पायर्ड होकर। फैब 5 जैसा ब्रिटिश प्रेस ने उन्हें बाद में कहा, आखिरकार मुकम्मल हो गए थे। ड्यूरैन ड्यूरैन का साउंड पॉप, रॉक और न्यू वेव का एक दिलकश मिक्स था, लेकिन उनका सीक्रेट वेपन था उनकी इमेज। उन्होंने न्यू रोमांटिक मूवमेंट को पूरी तरह एम्ब्रेस किया। एक्स्ट्रावेगेंट कपड़े, मेकअप और स्टाइल के पोस्टर बॉयज बन गए। उस दौर की किसी भी बैंड से ज्यादा उन्होंने ये समझा कि म्यूजिक सिर्फ कानों के लिए नहीं रहा, अब ये आंखों के लिए भी था। और MTV नाम का एक नया अमेरिकन टीवी चैनल उनके मिटियोरिक राइज के लिए परफेक्ट स्टेज बनने वाला था। 1980 के आखिर में उन्होंने EMI के साथ ड्रीम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
जून 1981 में लॉन्च हुए डेब्यूट एल्बम ने 2 सिंगल्स दिए, प्लैनेट अर्थ, जिसकी लिरिक्स में न्यू रोमांटिक टर्म था, जैसा जॉन टेलर ने बाद में एडमिट किया, ट्रेंडी सीन में एंट्री पाने की एक अपॉर्चुनिस्टिक कोशिश, और गर्ल्स ऑन फिल्म, जो एक वाटरशेड मोमेंट था। डायरेक्टर ड्यू गॉडली एंड क्रीमी द्वारा बनाया गया इस गाने का वीडियो प्रोवोकेटिव, सेंसुअल था और उस जमाने के हिसाब से एक पूरा स्कैंडल। बीबीसी जैसे कई टीवी चैनल्स ने या तो वीडियो बैन कर दिया था या हेवीली एडिटेड वर्जन दिखाया, लेकिन जो डिजास्टर हो सकता था वो दुनिया की सबसे अच्छी पब्लिसिटी बन गया। गाना टॉप 10 में पहुंचा, डेब्यूट एल्बम के लिए जमीन तैयार करते हुए, जो ब्रिटिश चार्ट्स पर 118 हफ्ते तक रहा। इंग्लैंड फतह हो चुकी थी, लेकिन पूरी दुनिया पर राज करने के लिए एक और बोल्ड प्लान चाहिए था। जब दूसरी बैंड्स सस्ते स्टूडियोज में वीडियोस बना रही थी, ड्यूरेन ड्यूरेन ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ वीडियोस नहीं, पूरी फिल्म्स बनाएंगे। उन्होंने डायरेक्टर रसेल मल्केही को हायर किया, वीडियो क्लिप्स आर्ट के पायोनियर में से एक, और श्रीलंका और कैरिबियन जैसे पैराडाइज जगहों पर उड़ गए। वहीं बने रियो, हंग्री लाइक द वॉल्फ और सेव अ प्रेयर के लेजेंडरी वीडियोस, सब सेकंड एल्बम का हिस्सा। लग्जरी याच, एक्सोटिक जंगल चेसेस और खूबसूरत वुमेन, वो एक 007 फिल्म की जिंदगी जी रहे थे। हर एक गाना एक विजुअल स्टोरी बन गया और एमटीवी बार बार दिखाता रहा। अमेरिका दीवाना हो गया, आइडिया खरीद लिया और अचानक ड्यूरेन ड्यूरेन उस नई वेव का नेतृत्व कर रहा था, जिसने पूरे देश को ब्रिटिश बैंड्स की चपेट में ले लिया। हिस्टेरिकल फैंस की चीखें, भरे हुए स्टेडियम्स, मैगजीन कवर्स और एक अजय होने का एहसास, दुनिया ड्यूरेन मैनिया की गिरफ्त में थी और बैंड की फेम बीटलमैनिया से टक्कर लेने वाली थी। वो जवान थे, अमीर थे और पूजे जाते थे, लेकिन पैसों के साथ आया ड्रग्स का अनलिमिटेड एक्सेस। एक सब्सटेंस उनके बैकस्टेज में उतनी ही कॉमन हो गई जितने स्टेज पर सिंथेसाइजर्स, और ये सब्सटेंस था कोकेन। जॉन टेलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बेहद ऑनेस्टली ये सब कबूल किया है। कोकेन की लत जल्दी घर कर गई, टूर लाइफ के प्रेशर और इनसेन पेस को हैंडल करने का एक क्रच बन गई। जो सब्सटेंस शुरुआत में सक्सेस का इनाम लगती थी, वो एक कैद खाना बन गई, पैरानोइया, एरोगेंस और बेपरवाह बिहेवियर को हवा देती हुई। ये सच है कि 90s की शुरुआत में उन्होंने मदद मांगी और रिहेब क्लिनिक में चेक इन किया, उस एक्सपीरियंस को गहरा बताते हुए और एक लंबे रिकवरी सफर का कदम जिसने आखिरकार उनकी जिंदगी बचाई। लेकिन उस मोमेंट तक पहुंचने से पहले जिंदगी ने अपनी कीमत अनएक्सपेक्टेड और वायलेंट तरीकों से वसूली। 1982 में म्यूनिख, जर्मनी में एक टूर के दौरान जॉन और रॉजर टेलर ने रात को टहलने का फैसला किया। अचानक उन्हें एक ग्रुप ऑफ मैन ने घेर लिया, जिन्होंने बिना एक लफ्ज कहे बेसबॉल बैट से उन पर हमला किया। ये एक ब्रूटल और बेमतलब हमला था, एक डरावनी याद दिलाता हुआ कि उनकी फेम उन्हें इनविंसिबल नहीं बनाती, बल्कि उन्हें टारगेट बनाती है। एक पार्टी में जॉन टेलर नशे की हालत में डांस करने के लिए एक टेबल पर चढ़ गए और एक टूटी हुई बोतल पर पांव रख दिया। चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर्स ने कहा कि वो पांव खोते खोते बचे। ये उस वक्त का परफेक्ट सिंबल था। वो दुनिया के टॉप पर डांस कर रहे थे, ये जाने बिना कि जमीन टूटे हुए शीशे से ढकी है। बदकिस्मती से कुछ लोगों के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बीज फेम से बहुत पहले बो दिया गया था। गिटारिस्ट एंडी टेलर अपने बचपन का एक गहरा ट्रॉमा लेकर चल रहे थे। जब वो बस एक बच्चे थे, उनकी मदर ने फैमिली छोड़ दी, एक जख्म जो कभी पूरी तरह से नहीं भरा और जिसने उनके अंदर एक गुस्सा और अबेंडनमेंट का एहसास भर दिया, जो जिंदगी भर उनके साथ रहा। फेम और नशा बस उस दर्द को छुपाने के तरीके थे। लेकिन वो मोमेंट जिसने ड्यूरेन ड्यूरेन की किस्मत और समझदारी को सच में आजमाया, वो आया 1984 और 1985 के बीच।
वो दौर जब वो जेम्स बॉन्ड थीम अ व्यू टू अ किल के साथ एब्सोल्यूट पीक पर थे और जब मौत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार हुआ द वाइल्ड बॉयज के एपिक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वीडियो की शूटिंग के दौरान। एक सीन में साइमन ली बॉन को एक डेकोरेटिव विंडमिल की पंखे से बांधा गया था जो उन्हें घुमाती है और एक वाटर टैंक में डुबोती है। ये एक पावरफुल विजुअल था, लेकिन विंडमिल का मैकेनिज्म जैम हो गया। साइमन उल्टे सर पानी में डूबे रहे, फंसे रहे। पूरी टीम में हड़कंप मच गया। वो सेकंड्स जो एक अनंत काल की तरह लगे। दुनिया की सबसे बड़ी बैंड्स के वोकलिस्ट को सबके सामने डूबते हुए दिखा रहे थे। जब तक डाइवर्स ने उन्हें आजाद नहीं कराया, वो बाल बाल बचे। अगर इस हादसे ने साइमन को हिला दिया तो उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, यहां तक कि वो जोर देते हैं कि ये सब किंवदंतियां थी। एड्रेनालिन के लिए उनका जुनून एक्सट्रीम था। उन्होंने अपनी दौलत एक स्टेट ऑफ द आर्ट रेसिंग याच में लगाई जिसका नाम था ड्रम, और दुनिया की सबसे खतरनाक रिगेटाज में से एक फास्ट नेट रेस में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगस्त 1985 में इंग्लैंड के साउथ वेस्ट में कॉर्नवेल के तट पर एक वायलेंट स्टॉर्म के बीच वो हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता था। बोट का कील, वो हिस्सा जो स्टेबिलिटी देता है, अलग हो गया। ड्रम चंद सेकंड में पलट गया, कुछ क्रू मेंबर्स को समुद्र में फेंकते हुए और साइमन समेत 5 और लोगों को ठंडे अटलांटिक ओशियन के अंधेरे में बोट के हल के नीचे कैद करते हुए। 40 मिनट तक वो एक छोटे से एयर बबल में फंसे रहे। पानी ऊपर चढ़ रहा था, हवा खत्म हो रही थी। ये एक मौत का जाल था। रॉयल ब्रिटिश नेवी के हेलीकॉप्टर द्वारा भयानक कंडीशंस में किया गया रेस्क्यू का एक मोजज़ा था। जब आखिरकार उन्हें हल से निकाला गया, वो हाइपोथर्मिया से तड़प रहे थे। इस खबर ने दुनिया को हिला दिया। साइमन ने माना कि इस हादसे के ट्रॉमा ने उन्हें सीवियर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस दिया, जिसकी वजह से उन्हें इंसोम्निया हो गया। 1985 एक ऐसा साल था जो मुसीबतों से भरा था और उसकी कल्मिनेशन हुई लाइव एड में बैंड की परफॉर्मेंस से, जो उनके लिए एक क्राउन मोमेंट होनी चाहिए थी। थके हुए, डिस्कनेक्टेड और हाल के ट्रॉमेटिक इवेंट से विजिबली एग्जॉस्टेड, उन्होंने एक वीक परफॉर्मेंस दी। सबसे इनफेमस मोमेंट था जब अ व्यू टू अ किल गाते हुए साइमन ली बॉन ने एक बहुत ही बेसुरी नोट लगाई, जो कि हिस्ट्री में द बम नोट हर्ड राउंड द वर्ल्ड के नाम से दर्ज हो गई। और यही वो आखिरी बार था जब पांचों मेंबर्स ने 15 से ज्यादा सालों के लिए साथ परफॉर्म किया। ड्यूरैन ड्यूरैन 2 पैरेलल प्रोजेक्ट्स में बट गया। एक तरफ साइमन और निक ने रोजर टेलर के साथ मिलकर आर्केडिया बनाया, एक ज्यादा आर्टिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ जॉन और एंडी टेलर ने सिंगर रॉबर्ट पामर और चिक बैंड के ड्रमर टोनी थॉम्पसन के साथ मिलकर द पावर स्टेशन बनाया, एक मच हैवियर रॉक साउंड वाली बैंड। ये ड्यूरैन ड्यूरैन की आत्मा के लिए एक जंग थी जो कि चार्ट्स पर लड़ी गई, लेकिन आखिरकार कोई भी नहीं जीता। रोजर टेलर पॉप स्टार की जिंदगी से थककर कंट्री साइड में एक शांत जिंदगी जीने के लिए चले गए। एंडी टेलर बैंड की साउंड से इंक्रीजिंगली डिस्कनेक्टेड महसूस करते हुए सोलो करियर के लिए निकल गए। ये लगने लगा कि जादू टूट गया। बैंड सुकड़कर ट्रायो बन गया, साइमन, निक और जॉन। लेकिन ड्यूरैन ड्यूरैन खत्म होने से बहुत दूर था। नाइल रोजर्स की प्रोडक्शन में, जिनका इन्फ्लुएंस बैंड की हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका था, उन्होंने 1986 में एल्बम नोटोरियस लॉन्च किया। सोफिस्टिकेटेड और फंकी साउंड के साथ इस एल्बम ने साबित किया कि ग्रुप की क्रिएटिव फोर्स अभी भी जबरदस्त थी। लेकिन जब बैंड रेलेवेंस बनाए रखने की जंग लड़ रही थी, मेंबर्स की पर्सनल जिंदगियां बिखरती जा रही थी। जॉन टेलर की एक्ट्रेस अमेंडा डी कैडेनेट से शादी टूट गई, काफी हद तक उनकी लत की वजह से। निक रॉड्स की जूली एनी फ्रीडमैन से शादी भी डिवोर्स पर खत्म हुई और एंडी टेलर के दरवाजे पर ट्रेजेडी बेहद क्रूअल तरीके से आई। उनकी वाइफ ट्रेसी विल्सन को सीवियर पोस्टपार्टम साइकोसिस डायग्नोस हुई, एक टेरिफाइंग मेंटल इलनेस जिसने पूरी फैमिली को डार्कनेस और खौफ के दौर में धकेल दिया। ऐसा लगा जैसे ये आखिरी मुकाम है, लेकिन ड्यूरैन ड्यूरैन हमेशा से कमबैक्स की बैंड रही है।
और 1993 में जब किसी को उम्मीद नहीं थी, ग्रंज के एंग्री साउंड से डोमिनेटेड दुनिया में उन्होंने द वेडिंग एल्बम लॉन्च किया, जिसका नाम उसके कवर पर मेंबर्स के पेरेंट्स की शादी की फोटोज की वजह से पड़ा। पहला सिंगल ऑर्डिनरी वर्ल्ड एक एलिगेंट और मेलनकोलिक बैलेड था, दर्द और ग्रीफ को पार करने के बारे में एक मास्टरपीस। साइमन ने ये अपने दोस्त डेविड माइल्स की याद में लिखा, जो 1986 में ओवरडोज से गुजर गए थे। 2017 में एक इंटरव्यू में साइमन ने कहा, मुझे सुपरनैचुरल में ज्यादा यकीन नहीं, लेकिन अपने दोस्त की मौत के 6 साल बाद मुझे अपने अंदर एक बोझ महसूस होने लगा। ऑर्डिनरी वर्ल्ड उस बोझ को छोड़ देने का एक्ट था। फिर आया कम अनडन और अचानक ड्यूरेन ड्यूरेन फिर से रेलेवेंट था। ये म्यूजिक हिस्ट्री की सबसे इम्प्रोबेबल कमबैक्स में से एक था। वेडिंग एल्बम एक क्रिएटिव रिनेसेंस था और क्वालिटी में एक जायंट लीप, जिसने वो राह खोली जिसका फैंस सबसे ज्यादा इंतजार करते थे, ओरिजिनल लाइनअप का रिटर्न। लेकिन फैब 5 2001 में ही दोबारा एक साथ आए। 2003 में रीयूनियन टूर एक मैसिव सक्सेस रहा, एक नॉस्टैल्जिक सेलिब्रेशन, लेकिन साथ ही ये भी प्रूफ कि उनके बीच केमिस्ट्री अभी भी जिंदा थी। अगले साल स्टेबिलिटी के रहे, एल्बम्स आते रहे, टूर्स होते रहे। लेकिन 2006 में एंडी टेलर ने बैंड दूसरी बार छोड़ दी। एक बार फिर सेपरेशन की वजह एक ऐसी खाई बताई गई जो पार्टी नहीं जा सकती थी, क्रिएटिव डिफरेंसेस। सच ये है कि ड्यूरेन ड्यूरेन का सफर अभी भी कुछ और झटके सहने वाला था। पहला था एक तकलीफदेह कानूनी लड़ाई। 2016 में बैंड ने एक अमेरिकन लॉ का इस्तेमाल करके 35 इयर्स के बाद अपने क्लासिक सॉन्ग्स के कॉपीराइट्स वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी पुरानी लेबल ने इंग्लैंड में उन पर मुकदमा किया और जीत गई। इंग्लिश कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब वो जवान थे और तब साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है और उनकी अपनी ही क्रिएशंस पर कंट्रोल और फ्यूचर की कमाई उनसे छीन ली गई। ये सिर्फ फाइनेंशियल डिफीट नहीं था, ये डीपली इमोशनल था। 2021 में उनके पुराने टूर मैनेजर और दोस्त क्रैग डफी एक ट्रेजिक कार एक्सीडेंट में चल बसे, लेकिन सबसे डिवास्टेटिंग खबर 2022 में आई। ड्यूरेन ड्यूरेन को आखिरकार रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के लिए नॉमिनेट किया गया। ये उनके करियर की ताजपोशी होनी चाहिए थी, वो मोमेंट जब पांचों ओरिजिनल मेंबर्स स्टेज पर एक साथ आकर अपनी लीगेसी सेलिब्रेट करते, लेकिन एंडी टेलर नहीं आए। स्टेज पर साइमन ली बॉन ने एंडी का भेजा हुआ खत उठाया और ऑडियंस को पढ़कर सुनाया। उसमें एंडी ने पहले ये बताया कि वो इस ट्रिब्यूट पर प्राउड और खुश हैं और उनके पुराने साथियों के बीच कोई गिला शिकवा नहीं है। और फिर उन्होंने वो ट्रेजिक खबर शेयर की, पिछले 4 सालों से वो चुपचाप स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर से लड़ रहे थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हालांकि ट्रीटमेंट्स ने उन्हें एक्टिव रखा था, लेकिन सेरेमनी से थोड़े पहले आई एक कॉम्प्लिकेशन ने उन्हें फिजिकली और मेंटली ट्रेवल करने की हालत में नहीं छोड़ा था। भरी हुई आवाज में साइमन ने कबूल किया कि ये खबर पाना कितना मुश्किल था। हम एंडी से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने बैंड की तरफ से कहा। मैं यहाँ खड़े होने और रोने वाला नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत एप्रोप्रिएट होगा, लेकिन यही वो फील है जो मैं करना चाहता हूँ। वो मोमेंट जो प्योर खुशी का होना चाहिए था, म्यूजिक हिस्ट्री के सबसे बिटर स्वीट और भावुक मोमेंट्स में से एक बन गया। ड्यूरेन ड्यूरेन आज भी एक्टिव है, वही पुरानी एनर्जी के साथ। साइमन, निक, जॉन और रॉजर की बैंड दुनिया भर में घूमती रहती है और हर शो हाउसफुल रहता है। खास बात यह है कि वो उन सारे बड़े हिट्स को मिक्स करते हैं जिनसे सभी को प्यार है, और साथ में नए सॉन्ग्स भी, ये दिखाते हुए कि उनका म्यूजिक जनरेशंस को पार करता है और आज भी नए फैंस जीत रहा है। क्या आप ड्यूरेन ड्यूरेन की ये कहानी पहले से जानते थे? फैब 5 के आपके फेवरेट गाने कौन से हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया कि आप आखिर तक मेरे साथ बने रहें और बहुत जल्द मैं म्यूजिक की दुनिया की एक और बड़ी कहानी लेकर वापस आऊंगा।